नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक है मनोज कुमार मिश्रा जी की। साथियों, हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग को, और द्विवेदी युग का यह पहला वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं, द्विवेदी युग शुरू करेंगे आज। द्विवेदी युग का समय है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। भारतेंदु युग में हिंदी काव्य को पुनः जागृत होने का अवसर मिला तथा द्विवेदी युग में इसमें और भी कई सुधार होने लगे। अतएव डॉक्टर नगेंद्र से जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम से पुकारा। डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग के काल को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य कहा। इस युग में गद्य एवं पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित हुई थीं, जिनके द्वारा हिंदी के विकास की नई दिशा प्राप्त हुई। पहली नागरी पिचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी में, और सरस्वती पत्रिका मासिक ये थी 1900 ईस्वी की। तो ये इनके विकास में ये दो जो संस्थाएं थीं, इनका योगदान रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागरी प्रचारणी सभा। इस संस्था सभा की स्थापना विचार सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले निम्नलिखित 3 छात्रों के मन में उत्पन्न हुआ: राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा, तो राम श्याम शिव काशी में। तो माने आपसे कहा जाए ये कौन कौन थे जिन्होंने इस संस्था के स्थापना के लिए विचार सर्वप्रथम किया? तो 9वीं कक्षा के वो लोग थे राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, अर्थात कहें तो राम श्याम शिव काशी में। चलिए अब हम बात करेंगे इन 3 साथियों ने 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज वाराणसी के बरामदे में बैठकर के ही इस संस्था की स्थापना की थी। पंडित राधा कृष्ण दास इस संस्था के सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अपना निजी भवन बनने से पहले इस संस्था की बैठक काशी के सप्त सागर मोहल्ले में स्थित एक घुड़साल में आयोजित हुआ करती थी। इस संस्था के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए थे: प्राचीन हिंदी ग्रंथों की खोज 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक, नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन, नागरी प्रचारणी नामक पत्रिका का त्रैमासिक पत्रिका जिसका संपादन 1896 ईस्वी से हुआ। नोट: इस पत्रिका का संपादन एक संपादक मंडल द्वारा किया जाता था, जिसमें निम्न 3 विद्वान थे: बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी। नोट देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना के बाद इस सभा ने हिंदी की समृद्ध कार्य तो अपने पास रखा तथा हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य इस सम्मेलन को सौंप दिया था। आर्य भाषा पुस्तकालय काशी की स्थापना 1896 में हुई है। यह भारत में हिंदी भाषा की रचनाओं से संबंधित सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। इस पुस्तकालय का भवन ठाकुर गदाधर सिंह द्वारा दान में दिया गया। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ संपादन, इस ग्रंथ का प्रकाशन भारत सरकार की सहायता से हुआ। इसका प्रथम प्रकाशन 1922 से 1929 के बीच 4 खंडों में हुआ। बाद में 1965 से 1976 ईस्वी के बीच इसका परिवर्धित संस्करण 11 खंडों में निकाला गया।
इसके प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे तथा बाल कृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन, अमीर अली एवं जगमोहन वर्मा इसके सह संपादक थे। हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का संपादन, इस ग्रंथ का प्रकाशन भी भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इसके अब तक 12 खंड प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ संपादन, इस ग्रंथ को आरंभ में 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, परंतु प्रकाशन केवल 16 भागों में ही हो पाया। इसमें 1960 तक की हिंदी इतिहास के समावेश किया गया। पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन, यह शब्दावली 1896 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। यह हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रामाणिक शब्दावली भी मानी जाती है। अब बात करेंगे सरस्वती पत्रिका। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी मालिक थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इसके विचारधारक चिंतामणि घोष के अनुरोध पर नागरी पिचाणी सभा काशी ने इसका संपादन दायित्व स्वीकार कर लिया था। इसके शुरुआती एक वर्ष इसका संपादन कार्य एक संपादक मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान शामिल थे: बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद एवं किशोरी लाल गोस्वामी। 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले को ही इसके संपादन का दायित्व सौंपा गया। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तथा 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किया। 1920 से 1947 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक होती थी। यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे प्रयाग से प्रकाशित करना शुरू किया था। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां: भारतेंद्र युग की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिकता की भावना, पुनरुत्थान की भावना, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी की गरिमा और महत्ता, हास्य व्यंग काव्य, प्रबंध, खंड एवं मुक्तक तीनों प्रकार का काव्य लेखन, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा एवं प्रकृति वर्णन, छंद वैविध्य, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग। द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण: द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: द्विवेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि या स्वच्छंदता की धारा के कवि। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुशासन की धारा के कवि। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें मुख्य कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौद, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय एवं लोचन प्रसाद पांडे। बात करते हैं स्वच्छंदता या स्वच्छंद धारा के कवि। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व के बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्र स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि वर्ग में शामिल किए जाते हैं। इनमें मुख्य कवि हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन,
पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित रूप नारायण पांडे और पंडित श्रीधर पाठक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्मकाल 1864 ईस्वी, जन्मस्थान ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 21 दिसंबर 1938 ईस्वी, कहाँ? रायबरेली में। प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा रचित मौलिक और अनूदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। इनकी मौलिक रचनाएं हैं देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी, कान्य कुब्जावली वृत्तम या कान्य कुब्ज 1898 ईस्वी, समाचार पत्र संपादन स्तवः 1898 ईस्वी, नागरी तेरी यह दशा 1900 ईस्वी, काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी, कान्य कुब्ज अबला बिलाप 1907 ईस्वी, कविता कलाप 1909 ईस्वी, सुमन 1923 ईस्वी, द्विवेदी काव्यमाला 1940 ईस्वी, यह इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। अब इनकी अनूदित रचनाएं कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। विनय विनोद 1889 ईस्वी, इस रचना में संस्कृत के भरतहरि द्वारा रचित वैराग्य शतकम रचना का हिंदी अनुवाद किया गया। बिहार वाटिका 1890 ईस्वी, इस रचना में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद रचना का हिंदी अनुवाद किया गया। स्नेहमाला 1890 ईस्वी, इस रचना में भरतहरि द्वारा रचित श्रृंगार शतकम रचना का हिंदी अनुवाद किया गया। गंगा लहरी 1891 ईस्वी, इस रचना में पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित गंगा लहरी रचना का सवैया छंद में हिंदी अनुवाद किया गया। ऋतु तरंगिणी 1891 ईस्वी, इस रचना में कालिदास द्वारा रचित ऋतु संगार रचना का हिंदी अनुवाद किया गया। श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी, इस रचना में संस्कृत के पुष्पदंत द्वारा रचित शिव महिम्न स्तोत्र का अनुवाद किया गया। कुमार संभव सार 1902 ईस्वी में, इस रचना के कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम 5 सर्गों तक का हिंदी अनुवाद किया गया है। प्रसिद्ध लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये लेख लिखा गया। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा की ही नहीं, 1913 में यह सरस्वती पत्रिका में छपा होगा। आर्य समाज का कोप 1914 ईस्वी, ये भी सरस्वती पत्रिका का लेख रहा है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी की सरस्वती में प्रकाशित हुई। विशेष तथ्य देखते हैं। ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम माने गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापवाते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहकर पुकारा है। ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारी से कुछ कहा सुनी हो जाने पर इन्होंने नौकरी त्यागपत्र देकर शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया। 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादक भी थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन कर्ता आचार्य द्विवेदी जी माने जाते हैं। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। मैथिली शरणगुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की: करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात जैसे तुलसीदास ने महावीर हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की,
वैसे ही गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था। इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया। अब बात करेंगे प्रमुख शैलियों पे। प्रमुख शैलियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचनाओं में मुख्यतः निम्न 3 शैलियां मिलती हैं। व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में लिखे गए निबंधों की भाषा व्यवहारिक है, इसमें हास्य का पुट भी है। इन निबंधों की वाक्य रचना सरल है, इनके व्यंग उभरे हुए हैं। आलोचनात्मक शैली, आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। गवेषणात्मक शैली, इस शैली में शुद्ध, संयत एवं संस्कृत शब्दों से अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले कवि, अगले रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। जन्मकाल 1886 ईस्वी, जन्म स्थान ग्राम चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम मिथिलादीप नंदिनी शरण। मृत्युकाल 1964 ईस्वी। पिता सेठ रामचरण गुरु। काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। नोट, गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती के पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी थी। प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा रचित मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है, जिनमें से मुख्य रचनाएं हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, शकुंतला 1923 ईस्वी और पंचवटी 1925 ईस्वी। इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं अनहग 1925 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, तिरपथगा 1928 ईस्वी, शक्ति 1928 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी, बिकट भट्ट 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी, कुणाल गीत 1942 ईस्वी, काबा और करबला 1942 ईस्वी, पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, अर्जन और विसर्जन झंकार 1929 ईस्वी। विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। राम संबंधी काव्य साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा। कृष्ण संबंधी काव्य द्वापर, वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, बौद्ध मत संबंधी काव्य यशोधरा अनघ गीत नाट्य है। सिख धर्म संबंधी काव्य है गुरुकुल, इस्लाम धर्म संबंधी काव्य है काबा और करबला। महाभारत के पात्र प्रसंगों उपाख्यानों पर आश्रित काव्य है जयद्रथ वध, सैरंध्री, वक्षंगार, वनवैभव, नहुस, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जय भारत। ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य है रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली और बिकट भट्ट। महात्मा गांधी संबंधित काव्य है अंजलि और अर्ध्य। काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य भारत भारती, बैतालेख, हिंदू, अजित। रचना शैली की दृष्टि से इनकी रचनाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मुक्तक काव्य हैं पद्य प्रबंध, स्वदेश संगीत, मंगल घट। गीत शैली में है झंकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा, कुणाल गीत के कुछ अंश। नाट्य शैली में नाटक है तिलोत्तमा, चंद्रहास। गीत नाट्य शैली में रूपक है अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास। पत्र शैली में नूतन काव्य शैली पत्रावली है। प्रबंध काव्य शैली यह इनकी सर्वप्रिय शैली है। साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि इसी शैली में रचित हैं। प्रबंध काव्य शैली में
गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों की कुल संख्या 19 मानी जाती है। महाकाव्य 2 रचे हैं इन्होंने। यशोधरा रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित मानी जाती है। नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बढ़कर मानते हैं। इसमें नारी सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। रंग में भंग रचना चित्तौड़ और बूंदी राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन का वर्णन किया गया। मंगलघट इनका कविता संग्रह है, जिसमें केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत ही फुटकल रचनाओं का संग्रह किया गया है। पंचवटी रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णित किया गया है। बिकटभट्ट रचना में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया था। मेघनाद वध इनकी अतुकांत रचना है। विष्णुप्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है। अर्जन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है। जयद्रथ वध रचना में राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राण निछावर कर देने वाले युवक का वर्णन किया गया है। इसका आधार महाभारत है। साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। रचना काल है 1931 ईस्वी। कुल सर्ग हैं 12। काव्य श्रेणी महाकाव्य के रूप में प्रबंध काव्य है। प्रेरणा स्रोत लेख है, जिससे प्रेरित होकर यह काव्य रचा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिताएं। महाविशाल द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक विशेष। यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। इस रचना से आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटेलाल बाहरिस्पत्य 1911 ईस्वी माने जाते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी युग प्रवर्तक महाकाव्य है। यह नारी चेतना से संबंधित काव्य है। साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अयोध्या। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सर्ग नमा सर्ग है। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन की समर्पित 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। रचना में लगा कुल समय 15 वर्ष। इसका प्रारंभ 1916 में हो गया था, जबकि प्रकाशित 1931 में जाकर हुई। ये दद्दा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मान प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इन्हें हरिगीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। गुप्त जी वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती लिए भेजी, किंतु यह कविता सरस्वती में नहीं छपी। द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम से भी सदैव के लिए मुक्ति पाली। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक
कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उसके व्यापक फेरबदल करके मैथिलीशरण गुप्त के नाम से वह कविता सरस्वती में छाप दी। अब देखते हैं गुप्त जी के पद। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यशोधरा से है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबल तल में पंचवटी से। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती से है। नीलांबर प्रधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, पर हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। और है सख नील नवस्तर से उतरा ये हंस, आहा तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता अपने हम बिंदु बचे तब भी चलता, उनको धरता धरता गड़ जाए न कटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। तो देखते हैं विशेष तथ्यों पर बात करेंगे। गुप्त जी खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत नाम से 1905 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली कविता हेमंत नाम से। गुप्त जी की पहली काव्य रचना रंग में भंग लवखंड काव्य 1909 में प्रकाशित हुआ। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह रचना मुसद्दे होली एवं मुसद्दे कैफी या भारत दर्पण दिल्लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित मानी जाती है। भारत भारती रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था एवं इसी रचना के लेखन के कारण इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 में काशी में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई। इस रचना को 3 खंडों में विभाजित किया गया था, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्र से प्रकाशित होती थीं, परंतु द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। गुप्त जी दूसरी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना साकेत 1931 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी माने जाते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। मैथिलीशरण गुप्त जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिलीशरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहकर पुकारा है। मैथिलीशरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहकर पुकारा था और मध्य प्रदेश राज्य में इनके जन्म दिवस 3 अगस्त को प्रतिवर्ष कवि दिवस में के रूप में भी मनाया जाता है। अगले कवि हैं जिन पे हम अब चर्चा करेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्मकाल 1865 ईस्वी है। जन्मस्थान ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़। मृत्युकाल 1947। व्यवसाय है पहले मिडिल स्कूल अध्यापक, फिर कानून को 1923 में सेवा निवृत्त हुए। प्रमुख रचनाएं हैं कृष्ण चरित्र संबंधी रचनाएं देखते हैं। पहले कृष्ण शतक 1888, प्रद्युम्न विजय नाटक है 1893 ईस्वी का, रुक्मिणी परिणय नाटक है 1894 का और प्रिय प्रवास नाटक है 1914 ईस्वी का। बात करते हैं श्रृंगारी रचनाएं में तो रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बु बारिद 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रभा 1901 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, पद्य प्रसून 1925 ईस्वी, चौबदे 1924 ईस्वी, चोखे चौबदे 1924 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, फूल पत्ते 1935 ईस्वी।
कल्पलता 1937 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, बाल कवितावली 1939 ईस्वी, हरिओद सतसई 1940 ईस्वी, कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, उपदेश कुसुम, उद्बोधन 1906 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी, हरिओद सतसई, ये सभी इनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। रामचरित संबंधी काव्य है इनका वैदेही वनवास 1940 ईस्वी का। इनमें से प्रिय प्रवास, पारिजात एवं वैदेही वनवास इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती हैं। उपन्यास प्रेम कांता 1894 ईस्वी, अधिखिले फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, बेनिस का बांका अनुदित इनका उपन्यास है। विशेष तथ्य देखते हैं। प्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राधा को लोक नायिका या लोक सेविका एवं लोक शिक्षा के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मूल भाव रति नहीं प्रेम है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह खड़ी बोली की सर्वप्रथम महाकाव्य रचना है। अपनी अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। रस कलश रचना में ब्रजभाषा तथा प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास रचना का प्रथम छंद यहाँ दृष्टव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की 18 सर्गों में बने थे। कथा 18 सर्गों में बने थे। तो प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। इसमें राधा के विरह की निरूपण चतुर्सर्ग में मिलता है। रस कलश एक रीत ग्रंथ रचना है। इसमें रस एवं रस स्वरूप नायिका भेद व ऋतु वर्णन किया गया। चुबधे चौबधे, चोखे चौबधे व बोलचाल रचनाओं में मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔधपुर। पारिजात इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना है। 15 सर्गों में विभाजित इस रचना में आध्यात्मिकता एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले जो रचनाकार हैं, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जन्मकाल है 1859 ईस्वी, जन्मस्थान ग्राम जोंधरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 1928 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं प्रबंधात्मक काव्य अनुदित, एकांतवासी योगी पहली है 1886 ईस्वी की। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद है एकांतवासी योगी। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी की रचना है। यह भी अनुदित है और अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। इस रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ऋतुसंहार संस्कृत के कालिदास की नाट्य रचना का अनुवाद है ऋतुसंहार। ब्रजभाषा में रचित इस रचना में संस्कृत कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार रचना का हिंदी अनुवाद किया गया। मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। मनोविनोद 3 भागों में है 1882 ईस्वी की। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी की। धन विनय 1900 ईस्वी की। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी की। काश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी। आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी पिता की मृत्यु पर। बनाष्टक
1912 ईस्वी, देहरादून 1912 ईस्वी, जार्ज वंदना 1912 ईस्वी, भक्ति विवाह 1913 ईस्वी, श्री गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी, श्री गोपिका गीत 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, बाल विधवा, भारत प्रशंसा, साध्यटन कविता, भारत उत्थान, स्वर्ग वीणा, ये 18 रचनाएं इनकी इधर हैं। अब देखते हैं नोट। जगत सच्चाई सार सुथरे साइयों के सदुकड़ी ढंग पर लिखा गया, यथा जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह 51 पदों की एक लंबी कविता है। स्वर्ण वीणा, स्वर्ग वीणा में परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं। विशेष तथ्य हैं, हिंदी साहित्य के सौभाग्य से श्रीधर पाठक जी भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों के समकालीन रहे, जिससे उन्होंने ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। इनके द्वारा रचित मनोविनोद, उजड़ ग्राम, काश्मीर सुषमा, ऋतुसंहार आदि रचनाओं में इन्होंने ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया। इनके द्वारा खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि नाम से प्रसिद्ध हैं। विषय, भाव, शैली तीनों क्षेत्रों में पाठक जी ने निसंदेह अपनी मौलिकता का परिचय दिया। गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय पाठक जी को ही दिया जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी मानी जाती है, जो लावनी या ख्याल ढंग पर लिखी गई थी। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी सांध्य अटन कविता आधुनिक खड़ी बोली की प्रसिद्ध अदुकांत कविता मानी जाती है। इस कविता में पदों चरणों के बीच में ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 1915 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 5वें अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में इनको कवि भूषण की उपाधि मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह इन्होंने भी मातृभाषा की प्रशंसा में एक जगह लिखा, निज भाषा बोलऊ लिखऊ, पढ़ऊ गुनऊ सब लोग, करऊ सकल विषयन विषय, निज भाषा उपयोग। अब हम बात करेंगे नाथूराम शर्मा शंकर, अगले रचनाकार। जन्मकाल 1859 ईस्वी, जन्म स्थान ग्राम हरदुआगंज, जिला अलीगढ़। मृत्युकाल 1932 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं गर्वरंडा रहस्य, यह प्रबंधात्मक काव्य है और हास्य व्यंग काव्य रचना है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों पर प्रकाश डाला गया है। इनकी अगली रचना है शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी की। शंकर सरोज, अनुराग रत्न, गीतावली, कविता कुंज, समस्या पूर्तियाँ, कलित कलेवर और शंकर सत्सई। विशेष तथ्य है, हिंदी साहित्य में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए जाते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रच डाला था। इनकी रचनाएं प्रारंभ में ब्राह्मण पत्रिका में व बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थीं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं अधिक लिखते थे। शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की भाप बन अंबरते ऊंची चढ़ जाएगी, और दोनों ध्रुव छुरन लो, पल में पिघल कर घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। ये इनकी अतिशयोक्तिपूर्ण पंक्तियां हैं और ये गणाक्षरी के 2 पद हैं कवित्व। ये कट्टर आर्य समाजी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जन्मकाल 1881 ईस्वी, जन्म स्थान कोयरीपुर, जिला जौनपुर। मृत्युकाल 1962 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं प्रबंधात्मक रचनाएं, मिलन 1917 ईस्वी, विदेशी शासन से देशोद्धार का भाव 13 दिनों में पूर्ण रचना, पथिक 1920 ईस्वी, उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्त 21 दिनों में पूर्ण रचना, स्वप्न 1929 ईस्वी, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव
और दूसरा उत्तराखंड के कश्मीर की सुषमा का वर्णन। 15 दिनों में पूर्ण रचना है ये स्वप्न। फुटकल कविता संग्रह। मानसी 1927 भी इसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह किया गया। विशेष तथ्य इनके द्वारा रचित मिलन, पथिक तथा स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंडकाव्य की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया। इन्होंने पर्याप्त भ्रमण करके बड़ी लगन और परिश्रम से लोकगीतों का संग्रह भी किया था। इन्हें गांधी द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा। इनके खंड काव्यों में देशोद्धार के लिए नवयुवकों का आह्वान किया गया, बालक व वृद्धों का नहीं। ये हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। फतेहपुर शेखावटी सीकर के नेवटिया परिवार सेठ राम वल्लभ नेवटिया से भी इनका संबंध रहा माना जाता है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इस प्रसिद्ध गीत प्रार्थना का लेख राम नरेश त्रिपाठी ही माने जाते हैं लेखक। इनके ग्राम्य गीत रचना में इनके द्वारा एकत्र लोक गीतों का संकलन है। इन्होंने ईश्वर की खोज से संबंधित अन्वेषण नामक एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। इस गीत के लेखन के कारण भी इनको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रसिद्ध कथन, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। अब हम बात करेंगे, अगले रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। जन्म काल 1883 ईस्वी, जन्म स्थान ग्राम हड़हा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 1972 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी और कुसुमांजलि। राष्ट्रीय मंत्र, कला में त्रिशूल और संजीवनी। विशेष तथ्य देखते हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने त्रिशूल, सनेही, तरंग, अलमस्त इत्यादि नामों से लेखन कार्य किया है। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भक्ति परक कविताएं त्रिशूल उपनाम से, श्रृंगार परक कविताएं स्नेही नाम से एवं हास्य व्यंग कविताएं तरंग व अलमस्त उपनाम से लिखी। इनके द्वारा वर्तमान नामक एक पत्र, सुकवि नामक एक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया गया। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध पद इनके द्वारा रचित हैं। इनकी समस्त रचनाओं का एक संकलन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1984 में सनेही रचनावली नाम से प्रकाशित करवाया गया था। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में अत्यधिक प्रवीण थे। तो साथियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग के अन्य कवियों पर। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।